नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। ये दृश्य उस वक्त के आप देख रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम, जहां पर भारतीय नौसेना के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद से ही भारतीय नौसेना ने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए। और अगर भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का भी एक किस्सा जुड़ा है, जिस पूरे मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया था। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान भारत 2 तरफ से युद्ध झेल रहा था। एक तरफ बांग्लादेश में स्थिति को काबू में करना था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था। और साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने तो जो भारतीय जवान हैं नौसेना में, उनके उत्साह वर्धन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रमा, आज का दिन काफी खास है, गौरवान्वित करने वाला दिन है भारतीय नौसेना के लिए। तेरा ही नहीं कि अगर आप उसको देखें तो काफी गर्व करने वाला दिन है आजकल, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट को बेसिकली कमेमोरेट किया जा रहा है। ऐसे समय प्रधानमंत्री यहाँ पे होंगे, नौसेना के बीच में होंगे, नौसेना के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। हम पहले भी देखें कि प्रधानमंत्री जनरली जो चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, कई त्योहारों के मौके पर या अन्य मौकों पर वो वहां पे जाते हैं और एक तरीके का जुड़ाव जो है वो हमारे जो सेना के लोग हैं उनके साथ उनका अक्सर रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे 4 बजे आगमन हुआ है। अभी जो राजघाट का किला है, कोंकण क्षेत्र में वो जो किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है, वहां पे वो आए थे, अपनी आदरांजलि उन्होंने यहाँ पे दी। उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस वो थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी जो पॉलिटिकल एरिना के लोग हैं वो यहाँ पे थे। अभी वो यहाँ से जो है तारकर्ली जाएंगे, जहां पर मुख्य कार्यक्रम जो है नौसेना का वो तारकर्ली में रखा गया है, जो कि जिसमें कि कई सारे डेमो जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे। समुद्र तटीय इलाका है, नौसेना का एक काफी कहें तो काफी रिच हेरिटेज इंडिया को रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को उसका फाउंडर माना जाता है। जो नवंबर 2022 में हमने देखा भी था कि किस तरीके से नौसेना का जो ध्वज था उसमें उसका निशान बदलकर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी उसको वहां पे लगाया गया था।
तो अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों का जिक्र किया है, और खास करके आज का दिन ऐसे समय में जब नौसेना काफी मॉडर्न हो चुकी है, काफी अपडेटेड हो चुके हैं, मेक इन इंडिया उसमें आ चुका है, कई सारी PIL स्कीम्स उसमें आ चुकी है, बहुत सारे स्तर पे जो है नौसेना को सुदृढ़ किया जा रहा है, चीजें बदल रही हैं। मेक इन इंडिया के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का भी जो मंत्र है वो भी कुल मिलाकर सिर्फ रिलायंस के मामले में भारत आगे क्या करेगा, प्रधानमंत्री वहां पे एक संबोधन भी करने वाले हैं। और ऐसे में जब कई सारी चीजें चल रही है, रक्षा मंत्री जो है वो भी जो राजनाथ सिंह है वो भी साथ में है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी योगेश, प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जी रमा, यहाँ पे एक चित्र प्रदर्शनी रखी गई थी, इसके साथ प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर जो है वो भी यहाँ पे की गई है। प्रदर्शनी का अगर जिक्र करें तो क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो आप रायगढ़ किला देखिए हो, रत्नागिरी में आप देख लें, सिंधुदुर्ग देख लें, या फिर कोल्हापुर में आप देख लें, ये जो बेसिकली और किसा उसके विधान यहाँ पे सजीव रूप में दिखेंगे, जिसको देखकर कोई भी भारतीय को होगा कि किस तरीके से किला पाया गया, किस तरीके से किला की बराबर आप देख तो काफी सारी रीजनिंग्स जो है वो रीजनिंग किस तरीके से की गई कि अगर हमला होता है तो कैसे निकला जाएगा, गुफाएं कहाँ पे होगी, निर्देशक कहाँ पे होंगे, कहाँ पे किस तरीके की रणनीति बनेगी, इन सब चीजों को लेकर जो प्रदर्शनी थी वो यहाँ पर आयोजित की गई थी, उसका भी अवलोकन उन्होंने किया। जो बाकी जो उनके साथ गणमान्य लोग थे वो भी साथ में थे, उन्होंने इसका अवलोकन किया। और अब वो तारकर्ली की तरफ, जहां पे नौसेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम है, वो उसकी तरफ प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं। रमा, बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नौसेना दिवस के मौके पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, ये अपने आप में कितना सिंबॉलिक है, कितना महत्वपूर्ण है? रमा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर आप बात करें तो रिसेंटली दिल्ली में किताब का भी अनावरण किया गया था, जिसमें कि आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी इस तरीके से किताब थी जिसका अनावरण जो है वो भी दिल्ली में किया गया था। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नवल इंसान है उसमें तो उन्होंने चेंज किया, जो कॉलोनियल पास्ट था, जो औपनिवेशिक निशान उस पे था, उसको उन्होंने हटाया, जो कि पंचप्रण में भी शामिल है कि औपनिवेशिक जो सोच है उससे बाहर निकला जाएगा। इन सब के अलावा अगर आप देखें तो उन्होंने कई मौकों पर मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया है, और कई बार उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक दक्षता छत्रपति शिवाजी महाराज में थी वो प्रेरणीय थी और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री का ही मैं आपको कोट बताता हूं कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रूल। ये प्रधानमंत्री का कथन है जो कि मैंने कोट किया है। तो ऐसे कई कथन आपको दिख जाएंगे जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। अब अगर दूसरे पहलू को देखें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो आइडिया है, जो सरकार की एक, आप कह सकते हैं कि सरकार की एक पहल रही है, इसको लेकर अभियान चले हैं, इसमें भी एक भारत श्रेष्ठ भारत को छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडियल से ही प्रेरित बताया गया था। इसके अलावा कई ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी कई बार इन सब जगहों पर गए हैं, तो अगर आप देखें तो कई ऐसे कि जैसे बीजेपी लीडर जो जय भगवान गोयल थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसमें भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दृष्टिकोण था, जो विजन था, जिस तरीके की उनकी रणनीति थी, लोगों को किस तरीके से साथ में मिला के चलते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, उनको किस तरीके से लेके चलते थे, तो ये सब चीजें रही। और आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर से उसको जब रिपील किया गया था, चाहे वो CA को लेकर जब बात हो रही थी, तब भी कहा गया था कि इसको कहीं ना कहीं जो है संगठित करने का जो दृष्टिकोण है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपको दिखेंगे जब 17वीं शताब्दी के जो मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनसे कई सारी चीजें ली गई थी। अब चूंकि फादर ऑफ द इंडियन नेवी, जो नौसेना के जो संस्थापक हैं, फादर जिनको कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और 1674 में जो उन्होंने फाउंडेशन रखा था मराठा एम्पायर का, जो पश्चिमी भारत है, वेस्टर्न इंडिया, जिसमें कि आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, जो ये जो हिस्सा है वहां पे जिस तरीके से उन्होंने इसकी नींव डाली थी, तो नौसेना दिवस पर मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रासंगिक कुछ और हो ही नहीं सकता रमा। और इसी प्रासंगिक को एक तरीके से आप कहें तो उन्होंने
सही करार दिया और यही प्रासंगिकता जो है आज यहाँ पे इस पूरे रीजन के लोगों ने भी दिखी। और अब जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें किस तरीके की झलकियां होगी उस पर सबकी निगाह है, क्योंकि नौसेना दिवस से पहले नौसेना सप्ताह मनता है। उस सप्ताह में कई सारी चीजें होती है, प्रतिस्पर्धाएं होती है, बोट कंपटीशन होता है, हाफ मैराथन होता है, कई तरह के कार्यक्रम जो वो आयोजित किए जाते हैं। तो नौसेना आज उसकी काफी उम्दा झलकियां जो है वो दिखेगी, खास करके कोविड-19 के बाद ये सब चीजें फिर से हुई है, क्योंकि कोविड का आने के बाद ये चीजों में एक अल्प विराम जो है वो लग गया था। लेकिन अब इन सब चीजों के बाद मुझे लगता है कि आज का जो पूरे प्रदर्शनी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रधानमंत्री खुद वहां पे रहेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है चार चांद लगेगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया है शिवाजी महाराज को आपने कहा है फादर ऑफ द इंडियन नेवी, और प्रधानमंत्री का वहां पर होना, मूर्ति का अनावरण करना, जो भारतीय नौसेना का इतिहास है उससे संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करना, कहीं नहीं कहीं कहा जा सकता है, बल्कि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है और जो हमारे इतिहास के नायक हैं उनके अनुभवों के साथ परंपरा, समृद्धि और विकास को साथ साथ आगे लेकर जाना और उस पर गर्व करना अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। योगेश, बिल्कुल, अगर आप नायक की बात करें तो भारत ने कई ऐसे नायकों को देखा है, खास करके इस समय आज के दिन 1971 जो वॉर था उसको याद करना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुल मिलाकर इस दिन को उसी साल के उस दिन के लिए जो है याद किया जा रहा है कि 4 और 5 तारीख के रात का वो समय जब भारतीय सेना ने पूरे कराची हार्बर को एक तरीके से पूरा खोखला कर दिया था। जिस तरीके से वहां पे पाकिस्तान का जो माइंड स्वीपर था, एक डिस्ट्रॉयर था, कार्गो वेसल था जिसमें पूरा एम्यूनिशन भरा हुआ था, उसको एक तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया गया। एक डिस्ट्रॉयर को इतना खराब कर दिया गया, इतना डैमेज कर दिया गया कि फाइनली वो किसी यूज का नहीं, किसी उपयोग का नहीं रहा। तो अगर आप देखें तो नायक की अगर आप बात करें तो भारत में अगर आप सिर्फ नौसेना की बात करें तो कई ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने कई बार जो है भारत को ऐसी परिस्थिति में जो है एक ऐसा मिसाल कायम किया जिसको कि भारत सदियों तक याद रखेगा। और उसी को लेकर आज जो है याद करने का जो समय है, चाहे आप ऑपरेशन ट्राइडेंट को ले लीजिए, ऑपरेशन पाइथन को ले लीजिए, ये सब कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिनको आज याद किया जा रहा है। और उनमें जो वीर थे हमारे जिन्होंने उसमें भाग लिया, उनको जो है उनको आज उनको जो सम्मानित मिला उसको याद करने का जो है आज दिन है। खास करके अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर आप बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा है भारत पाकिस्तान के बीच जो औपचारिक युद्ध था वो अपनी जगह था 1971 का, लेकिन उसके बाद जो भी घटनाएं हुई, चाहे उड़ी के बाद का जो भारत ने जिस तरीके से काउंटर किया, बालाकोट का स्ट्राइक जिस तरीके से हुआ, कई ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की ओवरऑल जो रक्षा की रणनीति थी उसको किस तरीके से मजबूती के साथ हैंडल किया गया, जिस तरीके से दिशा निर्देशित किया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। और एक तरीके से दुनिया में भारत की एक छवि भी काफी मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी। ऐसे समय में नौसेना दिवस में खास करके उन जो नौसेना के लोग हैं उनको डेफिनेटली जो है उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। और नौसेना की जब हम बात करते हैं तो देखिए एयरफोर्स का एक अलग ऑरा रहता है, थल सेना जो सामने कॉम्बैट रहता है, लेकिन नौसेना की चीजें जनरली लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो हाई सी में कई बार होती है, कई बार उनके ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो आम लोगों तक उतना ही पहुंच पाते जितना कि उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स या उनके मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो नौसेना के पास एक तरीके से वो तीनों क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि नौसेना के जो एयर विंग रहता है उनका एक अपना एयर विंग रहता है। इसके अलावा कई बार उनका नौसेना के जो लोग हैं, चाहे वो आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख लीजिए, जो उनका पूरा ह्यूमन जो कैलेमिटीज अगर कहीं पे आती है, HADR एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको नौसेना के लोग दिख जाएंगे। तो एक ओवरऑल जो है नौसेना का एक पर्सपेक्टिव वो आज लोगों के सामने आएगा इस जगह से। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर के बाद जो देर शाम तक 7 बजे तक अराउंड ये चीजें जो प्रदर्शनी है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो चलेगा। उसमें तो मुझे लगता है कि लोगों को दूरदर्शन के भी माध्यम से काफी नई चीजें देखने और जानने को मिलेगी आज के समय में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया है नौसेना का अदम्य साहस, नौसेना का कर्तव्य के प्रति समर्पण, और अगर आज के दिन की बात करते हैं तो हमारे देश की संप्रभुता और समुद्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के समर्पण को आज का दिन बखूबी दिखाता है। और प्रधानमंत्री का वहां होना न केवल अपने कर्तव्य पथ पर प्राण न्यौछावर करने वाले नौसेना के शूरवीरों को नमन है, बल्कि जो जाबाज दिन रात अपने कर्तव्य में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं, उनका भी उत्साह बढ़ाना है। योगेश, आप हमारे साथ बने हैं? जी रमा।
बिल्कुल हाँ योगेश। बिल्कुल रमा, जो अभी आपने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पे होना काफी रेलेवेंट है। देखिए मैंने जैसा आपको आपके पहले सवाल में कहा था कि कई ऐसे मौके हैं, भारत ने देखा है, देश ने देखा है, अभी विजयादशमी का मौका था कई ऐसे मौके हैं जब हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो सेना के हर एक अंगों के जो प्रतिनिधि हैं, खास करके चाहे वो किसी भी हायरार्की में कहीं पे भी हो, उनका पोस्ट कोई भी हो, डेजिग्नेशन कोई भी हो, उनका रैंक कोई भी हो, अगर डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो वहां पे रैंक का सवाल आता है, रैंक जो भी हो, प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं, अपने हाथों से उनसे मिठाई उनको मिठाई खिलाते हैं और उनसे बात करते हैं। अगर आप जो एयर मार्शल मानेकशॉ की अगर आप एक कोट को देखें जिसमें उन्होंने कहा, उनका एक इंटरव्यू काफी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी किसी फॉरेन फोर्सेज के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने उनसे पूछा था कि आप किस परिस्थिति में रहते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मच्छरदानी है आपके पास, खटमल तो नहीं काटते। बातें छोटी छोटी थी लेकिन ये बातें सेना के मनोबल को काफी ऊंचा करती थी और उनको एक प्रत्युत्तर में कहा भी गया था कि यही वजह है कि आपकी सेना हर हमेशा जीतती है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनका अगर आप पूरे अगर आप 2014 के बाद से देख लें तो उन्होंने जो भी फेस्टिवल है वो सेना के साथ ही मनाया है और ऐसे समय में जब नौसेना दिवस है ऐसे में वो यहाँ पे हैं और पूरा समय वो यहाँ पे देंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे एक स्पीच देके जा रहे हैं, वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन को प्रधानमंत्री खुद देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ पे हैं। तो ऐसे समय में जब आप अपना वक्त देते हैं, अपना व्यस्ततम समय आप सेना के लिए निकालते हैं, देश के लिए ऐसे मौके पर निकालते हैं जहां पे आपके रहने से पूरा सेना का मनोबल ऊंचा होता है, तो उसको याद रखा जाता है, लोग उसको याद रखते हैं और सेना का मनोबल इसमें काफी ऊंचा होता है। तो प्रधानमंत्री का यहाँ आज के समय होना, नौसेना दिवस के दिन उनके साथ रहना, नौसेना के अधिकारियों से बात करना, उनकी बातों को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई बार हम लोग जो है फॉरवर्ड एरिया में, रिसेंटली मुझे जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एरिया में जाने का भी मौका मिला था, तो वहां पे जिस तरीके की स्थिति है वहां अगर आप देखेंगे तो लोगों के मन में जो फोर्सेज हैं उनके भी मन में ये बात रहती है कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे साथ करें, देश के जो पीएम है वो हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारी कुशल क्षेम पूछते हैं और हमारी विषयों पर उनकी नजर रहती है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो बात फिर वहीं पे आके मिलती है कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री खुद जो नौसेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, जिनके भी जो रैंक के अफसर हैं उनके साथ उनका लगातार कम्युनिकेशन जो है वो चलता है। जिस तरीके से वो मिलते हैं वो एक उनको बाकी के जो प्रीमियर्स हुए, जो बाकी के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए हैं देश में, उनसे इनको कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से खड़ा करता है और वही इनकी विशेषता भी है। जी बिल्कुल, और इसी कनेक्ट को हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धन जो है लगातार नौसेना का बढ़ा है, नौसेना का कौशल, नौसेना की क्षमता, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और भारतीय नौसेना आज फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय नौसेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भूमिका निभा रही है। कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि नौसेना का ऐसा है जिसके कई पक्ष सामने आते हैं, कई बार किताबों के माध्यम से आते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा कहा कि नौसेना का जो, अगर आप तीनों सेनाओं में देख लें तो नौसेना का एक अलग स्थिति रहती है। उनके रहने का अगर आप हाई सी में देख लें तो हाई सी में वो कई बार रहते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करें तो एक जो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा था उस वक्त वो जो लोग थे नौसेना में, जो सोल्जर्स थे, वो रसियन में कम्युनिकेशन कर रहे थे, यानी कि वो हिंदुस्तानी या हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी सोल्जर है या जो भी एनिमी फोर्सेज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन ट्रैक ना हो सके, उनको डाउट ना हो सके। तो ये सब जो टेक्निक्स है ये भारतीय नौसेना में है और भारतीय नौसेना के ऑपरेशन जो हैं वो चूंकि हाई सी में होते हैं तो वो लोगों की लाइट में नहीं रहते, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को देख लें तो एयरफोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिख जाएगा, आर्मी का डेमोन्स्ट्रेशन आपको कई मौकों पर दिख जाएगा, लेकिन नेवी का डेमोन्स्ट्रेशन देखना काफी वो आप कह सकते हैं कि इसका चांद है, वो बहुत मुश्किल से कभी मिल पाता है। और आज वो दिन है, क्योंकि नेवल ऑपरेशंस कई बार, चाहे वो आप डीप सी में, हाई सी में आप किसी जो फिशरमैन है उसको बचा रहे हैं या किसी कोर्ट को आपने कैप्सिसाइज किया है या फिर कस्टम से रिलेटेड कोई इशू है, तो मरीन पुलिस और फिर उसके आगे फिर जो नेवी का जो जुरिस्डिक्शन है, जिस तरीके से स्टेट पुलिस, मरीन पुलिस, नेवी जो उनका जुरिस्डिक्शन है, उसमें अगर आप देखें तो नेवी जो है वो बहुत फ्रंट रनर पे रहती है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज या उनका जो एक्शन होता है या जो उनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है ये जनरली लोगों के संज्ञान में नहीं आती। और आज जो है, आज प्रधानमंत्री देखेंगे तो मुझे लगता है कि दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को भी मौका मिलेगा आज देखने का कि उनकी नौसेना की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कितनी है। जी
बिल्कुल योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भारतीय नौसेना का जिक्र किया है और विभिन्न भूमिकाओं की आपने बात की है, उन्हीं में महत्वपूर्ण ये भी है कि कई मित्र देशों के साथ मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भी नौसेना की भूमिका काफी आगे रही है। बिल्कुल रमा, एक जो कम्युनिकेशन रहता है किसी भी फोर्सेज का, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और खास करके जब सिचुएशन हॉस्टाइल रहती है, क्योंकि अगर आप अभी देख लें इजराइल और गाजा के बीच में जो हमने देखा, जो कम्युनिकेशन रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है जहां पे आपको गोली से नहीं बल्कि बोली से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि आपके लोग वहां पे फंसे रहते हैं। तो अगर आप देखें तो नेवी हो या एयरफोर्स हो या आप थल सेना ले लें, तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है वो काफी रोल प्ले करती है कई बार ऐसे सिचुएशन में। और खास करके अगर नौसेना की बात करें तो जो डीप सी या हाई सी में मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे ज्यादा, क्योंकि आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना पड़ता है, कई बार आपको कॉल लेना पड़ता है, खास करके जब आप मरीन में हैं, आप सबमरीन में हैं, सबमरीन में जगह बहुत कम होती है, खास करके अगर रशियन मेड सबमरीन है तो वहां पे पहले इक्विपमेंट्स रहते हैं, फिर उसके बाद वहां पे लोग रहते हैं, तो कुल मिला के हर सबमरीन की बनावट ऐसी रहती है, तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन का मौका नहीं मिलता और वहां आपको अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे काम करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट को हम आज याद कर रहे हैं, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट में अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन स्किल का बखूबी इस्तेमाल किया गया था। अगर कम्युनिकेशन मान लीजिए कि हिंदी में होता या फिर अंग्रेजी में होता तो उसमें एक तरीके का जो आप सर्विलेंस बोल सकते हैं उसकी एक गुंजाइश थी, लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन रशियन में किया गया तो उसमें किसी तरह की संदेह नहीं रही और बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा, और भारत और इंडियन एंड से अगर देखें तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी या किसी भी तरह का डैमेज जो है वो नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो भारत की फोर्सेज जो है वो इन सब चीजों में काफी आगे है। अब तो चीजें और आगे बढ़ रही है, खास करके जिस तरीके से हमने चाहे वो इंडो चाइना बॉर्डर पे हो या फिर इंडिया पाक बॉर्डर पे हो, जिस तरह की चीजें आई, कई काफी सारी चीजें हैं जो कि इंडियन फोर्सेज जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं, और मुझे लगता है वो सब चीजें एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया को एज अ काफी स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में प्रमोट कर रही है। और यही वजह मैंने आपको बताया भी था कि यही वजह है कि आज भारत की फोर्सेज को, भारत की फोर्सेज हो, भारत की सरकार हो, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे योगेश, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये मौका है, ऐसे में जो वहाँ पर नौसैनिक हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिला, वो किस तरह से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की? देखिए, नौसेना के सारे लोग जो है वो यहाँ पे हैं काफी समय से। एक्चुअली पिछले जैसा मैंने आपको कहा कि नौसेना दिवस से पहले नौसेना सप्ताह का आयोजन जो है वो यहाँ पे किया गया, तो कई तरह के करतब यहाँ पे पहले ही दिखाए जा चुके हैं, एक तरीके से अभ्यास आप उसको बोल सकते हैं, कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं जो है वो यहाँ पे की जाती है, और उसको लेकर जो है सारे जो फोर्सेज है डेफिनेटली उनमें उत्साह तो ऑब्वियसली है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। उससे ज्यादा उत्साह उनमें इस चीज का रहता है कि प्रधानमंत्री के यहाँ उनको उनके सामने जो है अपनी जो कर्तव्य है, जो अपनी कौशलता है, वो उनको यहाँ पे दिखाने का जो है वो मौका मिलेगा। खास करके जब अमृतकाल विजन के साथ सरकार चल रही है तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस पे भी उनकी निगाह रहेगी। प्रधानमंत्री किस तरह की चीजों को उनके सामने रखते हैं, किस तरीके से उनको जो है एनकरेज करते हैं, किस तरीके की जो दृष्टिकोण सरकार ने रखा है, विभिन्न जो स्टेप ली है, चाहे वो मेक इन इंडिया का हो, चाहे वो PIL स्कीम्स हो, इन सब चीजों को भी मुझे लगता है वहां पे कहा जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा नजर जो है वो वहां पे लोगों का है। जी बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण जिस तरह से आप नौसेना का महत्व बता रहे हैं, केवल जो है समुद्री सीमा है उसकी रक्षा और सुरक्षा ही नहीं है, इसके साथ ही देश विदेश में जो मानवीय कार्य हैं हमारी नौसेना उसमें भी आगे रहती है। बिल्कुल, देखिए अभी पिछले ही दिनों जो है मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, अक्टूबर में शायद 16 या 17 अक्टूबर को जो है ग्लोबल मैरीटाइम समिट का भी आयोजन किया गया था। मुंबई में ही ये समिट हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री खुद उन्होंने इनॉग्रेट किया था, और उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें कही थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो नौसेना है उसको लेकर एक पूरा खाका जो है वो खींचा जा रहा है। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो 4500 करोड़ रुपया का ये जो एक पूरा कॉरिडोर है जिसको भी बनाया जाना है, इस पे भी उन्होंने बात की थी। साथ में कई सारे जो MOUs हैं ये वहां पे साइन हुए थे। अगर आप देखिए मेरीटाइम सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री का हमेशा से, इस सरकार का आप कहें तो हमेशा से फोकस रहा है, क्योंकि कई सारे मेरीटाइम सेक्टर हैं। अगर आप देखें ओवरऑल, अगर आप इंडिया को देखें, यहाँ पे 12 मेजर और 200 से ज्यादा जो है नॉन मेजर पोर्ट जो है वो है, अगर आप महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें,
और जहां पूरे अगर आप पोर्ट की कैपेबिलिटी को देख लीजिए, कैपेसिटी को देख लीजिए, तो वो काफी ज्यादा है और उसको लेकर जो है हमेशा स्ट्रेटजी बनती रहती है। कई सारे कार्यक्रम है, चाहे वो सागर माला कार्यक्रम देख लीजिए, जो पुरुषोत्तम रूपाला है उन्होंने एक सागर परिक्रमा के तहत जो है वो जो कोस्ट एरिया है वो समुद्र से पूरा उन्होंने रूट तय किया था, सूरत से वो चले थे, फिर उसके बाद वो गोवा तक पहुंचे थे, उसका हम लोग भी हिस्सा थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट किए। तो अगर आप देखें तो नेवी से इधर, अगर आप इंडियन नेवी से इधर देखें तो जो पूरा मैरीटाइम सेक्टर है इंडिया का, उसमें भी सरकार का काफी ज्यादा टारगेट रहा है। और खास करके वैसे देश में जहां पे अगर आप देखें तो कोस्ट लाइन करीब 7,517 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ पे है, और उसमें कई सारे करीब 200 से ज्यादा मेजर और माइनर जो है पोर्ट है वो यहाँ पे हैं। तो ऐसे में सिर्फ नेवी ही नहीं बल्कि जो पूरा मैरीटाइम सेक्टर है, जिसमें कि कोस्ट के कई सारी चीजें आते हैं, शिप बिल्डिंग आती है, शिप मैन्युफैक्चरिंग आता है, रिसाइकलिंग आती है, मेंटेनेंस आता है, इन सब चीजों पे सरकार का ध्यान रहा है। और ये सब चीजें जिस तरीके से जितना फंड अलॉट हो रहा है, जिस तरीके से उसकी स्क्रूटनी हो रही है, जिस तरीके से उसका रिव्यू हो रहा है, इन सब चीजों को देखकर आपको लगेगा कि सही में कुछ चीजें हो रही है। अगर आप सिर्फ सागरमाला प्रोजेक्ट को अगर आप देख लें तो करीब 143 प्रोजेक्ट हैं जो अभी कंप्लीट हुए हैं, और करीब 190 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी उनको बेस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। तो कई सारी चीजें हैं वो यहाँ पे की जा रही है। ये मैं आपको उन सब चीजों के बता रहा हूँ जो समुद्र से जुड़ा हुआ है सागरमाला प्रोजेक्ट से, चाहे वो ग्रो ड्राइवर्स का हो, मैरीटाइम इंडिया का विजन हो, विजन गति शक्ति हो, चाहे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की बात कीजिए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात कर लीजिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल की बात कर लीजिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किया जा रहा है, कई चीजों को सरकार अपने लेवल पे कर रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त देश के अंदर हो रही हैं। हाँ, अगर आप नौसेना या डिफेंस की बात करें जिसमें एयरफोर्स या आर्मी ये भी शामिल है, तो उनमें जिस तरीके से मेक इन इंडिया काफी पॉपुलर रहा, डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा रहा, तो इसको लेकर जो है हमेशा चर्चा चलती है, और मुझे लगता है कि उसकी भी एक बानगी शायद आज शाम में देखने को मिल जाए आपको। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि सरकार का जो फोकस है वो जो समुद्री सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा क्षेत्र है उसके विकास को लेकर बहुत ज़्यादा केंद्रित है, और उसी को लेकर विभिन्न परियोजनाओं का आपने जिक्र भी किया है। किस तरह से सुरक्षा के साथ साथ विकास, समृद्धि और जो विकसित भारत का संकल्प है उसको आगे बढ़ाता हुआ दिखता है ये सभी प्रयास लगते हैं? देखिए, विकसित भारत संकल्प को आपने काफी 2-3 प्रश्न इसमें आपका मिला हुआ है। देखिए, विकसित भारत को लेकर जो भारत का लक्ष्य रहा है वो काफी व्यापक रहा है और कई स्तरों पर उस पर काम चल रहा है। अगर आप देखें तो प्रखंड स्तर से अगर आप शुरू करें, प्रखंड स्तर, प्रखंड इकाई से शुरू करें, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पे जाए तो आपको कहीं ना कहीं विकसित भारत को लेकर कुछ न कुछ होता हुआ जरूर दिख जाएगा। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो भी देश के अंदर जो है वो भी चल रही है, और इन सब चीजों को अगर आप लेकर देखें तो कई सारी ऐसी, देखिए विकसित भारत को लेकर हर मंत्रालय के पास अपने अपने लक्ष्य हैं, हर मंत्रालय उस हिसाब से कर रहा है, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो, हर मंत्रालय में उसको लेकर काम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी का जो पूरा खाका खींचा जा रहा है रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कई मौकों पर कहा भी है कि जो मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भर भारत का, और डिफेंस में कई सारी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों या आर्मी के हों, जो पहले बाहर से आते थे लेकिन अब वो यहाँ से जा रहे हैं। इंडिया डिफेंस एक्सपो सेटअप कर रहा है, एक्सपो आयोजित कर रहा है, जहाँ पे वो एक शोकेसिंग की जा रही है, और कई सारे ऐसे कंट्री जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, भले वो साउथ एशिया के कंट्री हो या फिर लैटिन अमेरिका के कंट्री हो, कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके का सेटअप हो, इंडिया की जो निर्भरता है वो विदेशी चीजों पर कम हो और जो मेक इन इंडिया है उसको ज्यादा हो, और उसको लेकर उसमें निवेश और कई सारी संकल्पनाएं जो है वो भी धरातल पर चल रही है। तो विकसित भारत को लेकर जो आपने बात की, विकसित भारत कई अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है, चाहे वो इंपोर्ट को कम करने के बाद सिर्फ डिफेंस में नहीं, क्योंकि हमारा जो पूरा ओवरऑल अगर आप बजट देखें जो कंसोलिडेटेड है, तो पूरे बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस में जाता है। तो डिफेंस को प्रायोरिटी इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि डिफेंस में बहुत जो पूरा बजट है उसका बड़ा चंक जो है वो डिफेंस में जाता है। तो अगर डिफेंस में निर्भरता होगी तो वो जो पूरे ओवरऑल एफर्ट्स है उसको कहीं ना कहीं मदद करेगी। दूसरी बात, सिर्फ डिफेंस में नहीं है, अगर आप किसी भी अगर आप परिवहन में ही चले जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बैटरी आधारित गाड़ियां जो है वो आपको धीरे धीरे सड़कों पर ज्यादा दिखेंगी। सरकार चाहे सब्सिडी दे रही हो,
चाहे किसी अन्य तरह का प्रोत्साहन मिल रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर को मिल रहा हो, आपको परिवहन में भी दिखेंगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र आपको नहीं दिखेगा जहां पर कि आपको लगेगा कि चीजें पहले की ही तरह है और उसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है। आईटी ट्रांसमिशन से लेकर आप रेलवे में देख लीजिए, रेलवे में आप पहले का रेलवे देखिए, अभी का वंदे भारत देख लीजिए। तो जो मतलब कहने का मुख्य जो मेरा इशारा है वो इसी तरफ है कि जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, जो विकसित भारत की संकल्पना है, उसको लेकर काम तेजी से हो रहा है। अब आखिरी जो आज के दिन की अगर बात करें तो डिफेंस में क्या चीजें हैं, ये मुझे लगता है राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों यहाँ पर आज उपस्थित हैं। दोनों के वक्तव्य में मुझे लगता है ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि भारत का भी आगे क्या देके चल रहा है, क्या विजन है जो प्रधानमंत्री अपने साथ लेके आए हैं और क्या संदेश है जो यहाँ वो नौसेना के अधिकारियों पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, कहने का आशय यही है कि समुद्री क्षेत्र से भी किस तरह से विकास की संकल्पना जो है वो चरितार्थ हो रही है, वो अपने आप में दिखाई देता है। और भारतीय नौसेना की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया भर की जो टॉप 7 नौसेना है उसमें भारतीय नौसेना शामिल है। और भारतीय नौसेना का जज्बा, सामर्थ्य, कौशल और कर्तव्य के प्रति समर्पण किन्हीं भी शब्दों का मोहताज नहीं है। देश के साथ साथ दुनिया भर में इसकी ख्याति है, क्योंकि बहुत से ऐसे विभिन्न मानवीय अभियान हुए हैं जिसमें भारतीय नौसेना ने न केवल उपस्थिति दर्ज कराई है बल्कि देश का नाम भी गौरवान्वित किया है, देश का नाम भी रोशन किया है। तो इसी जज्बे को नमन के लिए, इसी जज्बे की सराहना के लिए, इसी जज्बे को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
देवियों, सज्जनों, प्यारे देशवासियों, नौसेना दिवस भारतीय नौसेना के लिए एक पावन पर्व है। पूरा देश वीर नौसैनिकों को उनकी निष्ठा, पराक्रम और बलिदान के लिए नमन अर्पित करता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से आज के ऐतिहासिक अवसर की गरिमा स्वर्णिम रूप से उज्जवल हो गई है। सभी दर्शकों से निवेदन है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मानजनक तालियों के साथ करें। भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बल पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अग्रसर है। मैं निवेदन करता हूं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff. Shri Narendra Modi ji, Honorable Pradhan Mantri of Bharat, Shri Ramesh Bhai ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Narayan Rane ji, Honorable Union Minister of MSMEs, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Ajit Pawar ji, Honorable Deputy Chief Minister, General Anil Chauhan ji, Chief of Defence Staff, distinguished dignitaries, Vice Admiral Dinesh Tripathi, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, flag officers, guests, ladies and gentlemen, and most importantly, the people of Sindhudurg. Namaskar to all of you. It is a matter of great pride that we have our Honorable Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji amongst us for this historic event. Pradhan Mantri ji, last year our indigenous aircraft carrier INS Vikrant was commissioned by you और आपने नौसेना के नए निशान को भी अनवेल किया। भारत की विरासत से प्रेरित एक ऐसा निशान जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को दर्शाता है। नाम, नमक और निशान एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। हमारा ये नया निशान भारत के वीर योद्धा और महाराष्ट्र के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। After 300 years of subjugation, Chhatrapati Shivaji carved out Swarajya. He had the foresight to invest in sea power. Sindhudurg fort here is testament of his important message, that is, Jalameva Yasya, Balameva Tasya, or one who controls the seas is all powerful. A message that will serve our nation very well. आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की सिद्धि में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों के दो पहलू हैं। एक, राष्ट्र की सुरक्षा कहीं भी, कभी भी, किसी भी कीमत पर। दूसरा, राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति, राष्ट्र निर्माण हो या नारी शक्ति हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल हो
या आत्मनिर्भर हो, नौसेना पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करेगी। On Navy Day, we look at the year gone by, acknowledge our achievements, study the setbacks, and determine the path ahead. 4 दिसंबर 1971 की वो रात जब हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज भी हमें प्रेरणा देती है। While this operation was successful, what was important is the adoption of unconventional approach of deploying our missile boats acquired for coastal defense on offensive task. ये वही सोच है जिससे महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई गनीमी कावा या अंग्रेजी में गरिल्ला वॉरफेयर की नीति के नाम से भली भांति जानते हैं। It is with this out-of-the-box mindset that we moved Navy Day celebration to Sindhudurg or to Karmabhumi. So before concluding, I take this opportunity to convey to you, Honorable Pradhan Mantri ji and 140 crore भारतीय की भारतीय नौसेना देश के प्रति अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और जी जान से तैयार है। जय भारत, शनो वरण। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी से। श्रीमान, कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Narayan Rane, Honorable Minister of MSME Enterprises, Government of India. भारतीय नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र में कोकण में मालवण विभाग में सिंधुदुर्ग किले के ऊपर ये समारोह शुरू है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश के लाडले जननायक माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ये हमारे मालवण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो किला बांधा, वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाया है, उनका अनावरण किया और उसके बाद में हम इस तारकर्ली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है और समझता हूँ कि जो काम हुआ है 3 महीने में काम हुआ वो बढ़िया काम हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बंधू भगिनीनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली, मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे। 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले। त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्यांना वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी आणि मग त्यांनी या ठिकाणी हिरोजी इंदुलकरांना हा किल्ला बांधायला सांगितला आणि त्याप्रमाणे हा किल्ला बनलेला आहे। आपण पाहता त्याप्रमाणे रायगडी किल्ला
इंदुलकरांना बांधा असताना तोही बांधला. अनेक किल्ले त्यांनी वास्तू त्यांनी बांधल्या. रायगड किल्ला झाल्यानंतर तिथल्या सर्व व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकरांना म्हणाले, बोलवलं त्यांनी, म्हणाले हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ. आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे. परत महाराज म्हणाले हिरोजी काय पाहिजे सांगा. मग हिरोजी म्हणाले साहेब मला मंदिरा जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या, मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या. त्यावेळेचे मावळे, त्यावेळेचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे. हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचं प्रतीक आहे. माननीय पंतप्रधान 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या, 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन. आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानाबद्दल. जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला ते आत्तापर्यंतचे विजय, आत्तापर्यंतचं 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं. हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत. याला तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावे, सहकार्य करावं ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. साहेब बोलणार आहेत, मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण त्यांनी ते ज्या प्रकारे काम करतायत, मेहनत करतायत, कष्ट घेत आहेत, पाहता त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या रामेश्वराने महादेवाने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Rajnath Singh, the Honorable Defence Minister of India. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर महाराष्ट्र आदरणीय रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर श्री नारायण राणे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री अजीत जी पवार, चेयरपर्सन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल श्रीमती नीलम गोरे, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, श्री विनायक राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं. आपका सानिध्य हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं हमारे नेवल ऑफिसर्स, हमारे सारे सेलर्स और उनके परिजनों को नेवी डे पर मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. प्रधानमंत्री जी, आज
आप द्वारा छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना हमारे लिए, मैं मानता हूं, यह सौभाग्य का क्षण है। साथियों, छत्रपति जी का पूरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी ने अपने विजन से एक भविष्योन्मुखी राज्य स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने तब के समय में भी नेवी के महत्व को पहचाना और भारत की समृद्ध नौसैनिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। साथियों, एक साधारण शासक और एक स्टेट्समैन में बड़ा अंतर होता है। एक साधारण शासक वर्तमान वास्तविकता के आधार पर ही वह दुनिया को देख पाता है, लेकिन एक स्टेट्समैन अपने वर्तमान से आगे देखने वाला विजनरी हुआ करता है। एक स्टेट्समैन आज की वास्तविकताओं से आगे जाकर भविष्य की संभावनाओं को भी देखने की वह क्षमता रखता है। छत्रपति शिवाजी सही मायने में एक स्टेट्समैन थे। नेवल पावर के महत्व को समझना उनकी स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। कॉलोनियल मेंटलिटी से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेवी द्वारा अपनाया गया नया इनशाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की ग्लोरियस लेगेसी से इंस्पायर्ड है। साथियों, आज हम सभी नेवी डे के सुअवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म्ड फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। साथियों, अब यदि आप यह सोच रहे हो कि मैं छत्रपति महाराज शिवाजी की बात कर रहा हूं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही विचार अपने में बिल्कुल सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों में नेवी पर ध्यान देकर अपने राष्ट्र और समाज को सुरक्षित रखने का महनीय प्रयास देखा जा सकता है। साथियों, महज एक दशक पहले तक ऐसा माना जाता था कि देश जो भी थ्रेट फेस कर रहा है वह सिर्फ लैंड बेस्ड है और नेवी का उतना महत्व नहीं समझा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने इस सीमित सोच और पुअर असेसमेंट से कहीं ऊपर उठकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी पर भी विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। यह सब सारी उपलब्धियां आपके नेतृत्व में इस देश ने हासिल की हैं। इसके उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे भारत में जो सीमा के पास सटे हुए गांव थे, उनको संज्ञा दी जाती थी यह भारत के सबसे अंतिम गांव हैं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज सीमावर्ती इलाकों में भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के वह गांव आज भारत के आखिरी गांव के रूप में नहीं, बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में वह जाने जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार पास्ट में लंबे समय तक महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, मात्र
इस पर विचार किया जाता रहा है, पर आज महिलाएं देश को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं इस पर विचार किया जा रहा है और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस देश की नारी शक्ति सेना से लेकर संसद तक हर भूमिका में देश के विकास में साझेदार बन रही है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दिखाते हैं। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हम सबके उत्साहवर्धन के लिए निकाला। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से नेवी के हमारे सेलर्स में एक नई उमंग और उत्साह भरने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस नेवी डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से। श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Eknath Shinde, the Honorable Chief Minister of Maharashtra. नौसेना दिवस आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण या प्रसंगी उपस्थित आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आपले राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, दोन्ही आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजित पवारजी आणि सर्व मान्यवर आणि उपस्थित नेव्हीचे प्रमुख हरीश सिंगजी, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित नेव्हीचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि या कोकणातील बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, शिवपराक्रमानं पावन झालेल्या या भूमीमध्ये मी आज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं या महाराष्ट्राच्या 12.5-13 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। आज इस नौसेना दिवस के अवसर पर मैं हमारे भारतीय नौसेना के सभी अधिकारी और नौसैनिक भाई बहनों को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि कल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मोदी मैजिक सभी लोगों ने देखी है और इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। इस देश में नेवी का कार्यक्रम है, फिर भी जो कल विजय हासिल हुई है इससे हमें खुशी है और इसलिए इस देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये देशवासियों ने साबित करके दिखाया है। देश के जनता को, जनता के दिलों को जोड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं, इसलिए हमें गर्व है, अभिमान है
और आनंद भी है। पहले कहते थे हर घर मोदी, पर अब कहते हैं मन मन मोदी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज यहाँ पर सागर की लहरें हम देख रहे हैं और कल पूरे देशवासियों ने भी मोदी नाम के लहर को भी देख लिया है। ये भी खुशी की बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जितने सम्मान के साथ आज लोग ले रहे हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हमें खुशी है और हम इसलिए भी खुश है कि आज महाराष्ट्र में आज केंद्र और राज्य के दोनों के सहयोग से इस राज्य का भी विकास हो रहा है। ये राज्य को भी सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में भी हमें केंद्र सरकार और मोदी जी की साथ है और इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज नौसेना दिन के इस भव्य दिव्य समारोह में कुछ पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, उनके प्रतिमा का भव्य दिव्य स्वरूप में जो प्रतिमा वहाँ खड़ी है उसका अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसा आज प्रतीत होता है कि आज पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा राष्ट्र इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन कर रहा है, उनके सम्मान में नतमस्तक हो रहा है। इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर के प्रकृति ने समुद्र तट की बड़ी महत्वपूर्ण सौगात दी हुई है और ये हम सामने देख रहे हैं। इस धरोहर संपत्ति की रक्षा में जुटे देश की जल सीमा की सुरक्षा में तैनात नौदल अधिकारी जवानों को मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। शिवाजी महाराज जी ने निर्माण किए हुए ये जलदुर्ग है, हमारे राष्ट्र की संपत्ती है, गौरव के ये प्रतीक है आणि म्हणून मी प्रधानमंत्री महोदयांच्या पुढाकारातून शिवछत्रपतींची राजमुद्रा भारतीय नौसेनेच्या ध्वजामध्ये समाविष्ट केली, त्याबद्दल देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो। ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसून आत्मनिर्भरतेचं सूचिन्ह म्हणून ही राजमुद्रा या ध्वजावर फडकू लागली आहे, अभिमानाने फडकती आहे। हा महाराष्ट्राचा अभिमान आणि गौरव आहे। आपल्या नौसेनेतील देखील एक ऐतिहासिक कामगिरी या करणाऱ्या आमच्या एका महिला अधिकारी देखील आहेत आणि त्या महाराष्ट्राच्या कन्या आहेत। एका युद्ध नौकेचं ते या ठिकाणी नेतृत्व करतात। ही देखील बाब आमच्या सगळ्यांसाठी चांगली आहे आणि देशातील महिलांच्या आत्मसन्मानाचं आत्मनिर्भरतेचं नवं पर्व मोदीजींमुळे सुरू झालं, याचाही आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशाला आरमार दिलेला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे आणि भारतीय आरमाराचे ते जनक आहेत, जनक होते। शिवछत्रपतींनी जगाचे डोळे दिपतील अशा अभेद्य जलदुर्गाची उभारणी केली। अभेद्य सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण नौसेना दिवस साजरा करतो आहोत। कोकणच्या किनाऱ्यावर बलशाली अशा भारतीय नौसेनेचं वैभव पूर्ण अवतरलेलं आहे आणि म्हणून आज मी नौसेना दिन महाराष्ट्रात होतोय याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। शिवाजी महाराज मुत्सद्दी होते, धोरणी होते, युद्ध नीतीमध्ये तज्ञ होते, गनिमी कावा म्हणजेच आजच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे ते जनक देखील होते आणि म्हणून त्यांच्या या नीतीचा मुत्सद्देगिरीचा आजही जगभरामध्ये अभ्यास सुरू आहे।
शिवछत्रपतींनी मोठमोठे गडकिल्ले बांधले, त्यांचं विजन, आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग त्या काळामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून छत्रपती शिवरायांना अभिप्रेत असलेलं हिंदवी स्वराज्य आणि सुराज्य निर्माण करण्याचा ध्यास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतलेला आहे आणि त्याची फळं आज देशातील जनता चाकत आहे. आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारताचा वारसा शिवछत्रपतींनी दिला आहे. तोच वारसा आणि वसा आपण सगळेजण पुढे घेऊन जातोय. आत्मनिर्भर भारत ते आता शक्तिशाली आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास आला आहे. जगाला भारताच्या सामर्थ्याचं दर्शन घडवण्याचा हा काळ आहे. आपल्या या सामर्थ्याची जगाने देखील नोंद घेतली आहे. आणि म्हणून नया भारत आत्मबलपूर्वक और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है. बलशाली भारत यह हमारी नई पहचान है. आणि म्हणून आज मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आदरणीय प्रधानमंत्रींचं मनापासून अभिनंदन करतो. नौसेना दिनासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी त्यांनी या ठिकाणी आपला अमूल्य वेळ दिला. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा शिवछत्रपतींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम करतो. आणि भारतीय नौसेना दिवसाच्या मी मनापासून आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवियों, सज्जनों, प्यारे देशवासियों, भारत मां के परम देशभक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति के अनावरण के साथ और भारतीय नौसेना के शानदार शक्तिशाली कौशल प्रदर्शन के साथ आज पूरे विश्व को ये संदेश ऐलान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत अमृत काल के लक्ष्य विकसित भारत की ओर अपार ऊर्जा, शक्ति और संकल्प के साथ अग्रसर है. विश्व के कोने कोने में लोग हैरान हैं कि करोड़ों भारतवासियों को ऐसी प्रेरणा, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा संकल्प कहां से मिलता है. समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिस आवाज ने हम सब भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर भारत में अमृत काल का उदय कर दिया है. भारत के नौसैनिक आसमान की ऊंचाइयों से लेकर महासागर की गहराइयों तक तैनात हैं, तैयार हैं एक विशेष संदेश भारतीय नौसेना के वीर नौसैनिकों के दिलों की आवाज, एक विशेष संदेश हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जीत जाएंगे हम आप अगर संग हैं. जीत जाएंगे हम आप अगर संग हैं. देवियों और सज्जनों, जोरदार दमदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का. छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश जी,
मुख्यमंत्री एकनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजनाथ सिंह जी, नारायण राणे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना के सभी साथी और सभी मेरे परिवारजन, आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है। सिंधु दुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधु दुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधु दुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर
शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। साथियों, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। कल आपने देश के 4 राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी। देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम हैं। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है। साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीरकर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए। भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। एक समय में सूरत के बंदरगाह पर 80 से ज्यादा देशों के जहाज लंगर डालकर रहा करते थे। चोल साम्राज्य ने भारत के इसी सामर्थ्य के बलबूते दक्षिण पूर्व एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया। और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया
तो सबसे पहले हमारी इस शक्ति को निशाना बनाया गया। जो भारत नाव और जहाज बनाने के मशहूर था, उसकी ये कला, ये कौशल, सब कुछ ठप कर दिया गया। और जब हमने समंदर पर अपना नियंत्रण खोया, हमने अपनी सामरिक आर्थिक ताकत भी खो दी। इसलिए आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर चल रहा है, तो हमें अपने इस खोए हुए गौरव को फिर से पाकर के ही रहना है। इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर क्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है। आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं, बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह, हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे। यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना,
केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है। इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। चिपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी, यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहां इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए। इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, यहां से हमें अब विकसित भारत की यात्रा और तेज करनी है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। और साथियों, आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज़्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो। और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था।
और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधु दुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था। जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद हैं। उनके लिए भी बहुत सी बातें नई होगी कि नेवी का कंसेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था। मैं पक्का मानता हूं जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना ही नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। और इसलिए आज का ये अवसर विश्व पटल पर भी एक नई सोच के लिए निर्माण का कारण बनने वाला है। मैं फिर एक बार आज नेवी डे पे देश के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Clear for jump, jump, jump. देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ को सुन के दिलों की धड़कन तेज हो गई, सीने में आत्मविश्वास और आंखों में देशभक्ति की चमक आ गई। एक बार जोरदार तालियों से अपना आभार व्यक्त कीजिए। और अब भारतीय नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने शुरू होने वाला है। नजर उठा के देखिए, वहां महासागर में हमारे जहाज चल चुके हैं। ओवर टू द ऑप डेमो कमेंट्री टीम। देवी और सज्जनों, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। महानुभाव, आज के इस ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में आप भारतीय नौसेना की, भारतवर्ष की इसी विजय शक्ति की कुछ झलकियां देखेंगे। सेना की प्रासंगिकता युद्ध और शांति दोनों परिदृश्यों में है। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। Ladies and gentlemen, our brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security.
देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो ISBs को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इन ISBs का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। Apart from 24/7 patrolling in the harbor, the ISVs are also being deployed to provide force protection to all high-value assets. देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। Ladies and gentlemen, look up into the sky. As we can see, a team of Marine Commandos of the Indian Navy have jumped from the ALH helicopter from a height of 8,000 feet and will be landing shortly. When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. One of the many ways in which we do this is through something called combat free fall. Combat free fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. The special forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a compact load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King, and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32, and Dornier. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea, where our brave Marine Commandos jump along with an airdroppable inflatable boats to neutralize adversaries' marine elements. महानुभावों, ऊपर आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए। इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर हवा में लहरा रहे हैं। ये थोड़ी देर में मंच के सामने अवतरण करेंगे। आकाश मार्ग से देवदूतों की तरह आ रहे इन बहादुर मरीन कमांडोज को हमारी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़नी चाहिए। शूर अमी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतलं हाती। असेच देशासाठी दररोज आपले प्राण हातात घेणारे आमचे धाडसी मरीन कमांडो म्हणजे मार्कोस यांचे चित्तथरारक कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रदर्शन आता आपल्या समोर होत आहे। सर्वांनी कृपया आकाशाकडे लक्ष ठेवावे। The Marine Commando team is being led by Captain Anuj Sharma. The Marcos are amongst the toughest, most highly trained and professional special forces in the world. They are the lethal instruments of stealth and precision that strike deep into the enemy territory behind enemy lines. देवी और सज्जनों, ALH हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे थे कमांडर तथा मरीन कमांडोज का नेतृत्व अनुज शर्मा।
और सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो आदर्श वाक्य तैत्रीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। इसमें शं नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है, हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, बी स्पेशियस ऑन टू अस। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our first Marine Commando who will be landing shortly. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। पहले मरीन कमांडोज धरती पर उतर चुके हैं और देवी और सज्जनों, कुछ ही देर बाद ये मरीन कमांडो हमारे नौसेना अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तत्पश्चात नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। पहले कमांडो अब मंच के सामने से विशिष्ट अतिथियों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करते हैं दोस्तों। Ladies and gentlemen, the commando is now marching onto the dais to present the memento. अगले दो मरीन कमांडोज आपके सामने इस समय अवतरण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we will shortly see the latest induction of the Indian Navy, the MH-60R, who will showcase its self-defense capability. The MH-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we can see the MH-60R approaching the dais. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आता हुआ है हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। We are sure the MH-60R have left you a bit breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As the combat free-fallers do their part of the operation, we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy installations to either destroy or disable them, a key aspect to progress further operations. This insertion is done in many ways. Our next demonstration provides a glimpse into the airborne insertion of Marine Commandos. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से
ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हिलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं। Ladies and gentlemen, the Marcos are rapidly slithering down onto the Gemini. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ, इस प्रकार का ऑपरेशन ALH सीकिंग और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। Ladies and gentlemen, approaching you from the front are 4 Geminis. They are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization. In actuality, this operation happens in stealth under cover of darkness. सामने से तीव्र गति से आ रही नौकाएं एक तीर की भांति आगे बढ़ रही हैं। फ्लेयर्स और स्मोक मार्कर्स का प्रयोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में दुश्मन की निगाहों से किया जाता है। मंच की दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडोज इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से 2 कॉम्बैट लाइट सपोर्ट व्हीकल बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आ रही हैं। युद्ध का यह सजीव चित्रण आपको निश्चित ही रोमांचित कर रहा होगा। आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नौसेना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। भारतीय नौसेना इस आक्रमण कार्रवाई के साथ में सागर में जीवन रक्षा के लिए भी तत्पर रहती है। मंच के सामने इस समय आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो ALH हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इस समय बंधक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा और लाइट सपोर्ट व्हीकल जो बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुकी है। गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, the ship in front of you is INS Vinash from the Killer Squadron. The predecessor of these ships created history on the 4th of December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह INS विनाश है जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे INS विपुल है जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं।
यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वर्टरेप कहते हैं। अब आप चेतक हेलीकॉप्टर को INS विपुल पर वर्टरेप करता हुआ देख सकते हैं। चेतक को कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। As you can see, the Chetak helicopter will carry out replenishment in front of you. This is a challenging maneuver for the pilot who has to maintain their position in the air with respect to the rolling, pitching deck of the ship. Speaking of submarines, one of the most potent threats that we face at sea is the enemy submarine. Therefore, during our operations, the Indian Navy invests significant efforts in hunting these underwater predators. One of the most capable platforms for this are the Navy's anti-submarine warfare helicopters. Today, you will witness one such helicopter, the Sea King 42 Bravo, performing what we call dunking operation to detect an enemy submarine. देवी और सज्जनों, समुद्र की गहराइयों में घात लगाकर छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बी निश्चय ही एक बड़ा खतरा होती है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर इन सबमरीन को खोजने के लिए सोनार बॉडी को पानी में उतारकर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसे डंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सी किंग 42 ब्रावो इस समय मंच के सामने आता हुआ ये लगभग 40 से 45 फीट की ऊंचाई पर आकर सोनार बॉडी को पानी में उतारकर सबमरीन का पता लगाने का प्रयास करेगा। The Sea King 42 Bravo carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes, and depth charges. The Sea King 42 Bravo has almost all capabilities of a warship and is known as a flying frigate. This helicopter has a crew of 2 pilots and 2 air operations officer. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने इस समय INS बेतवा है जिसे कमान कर रहे हैं कैप्टन नितेश गर्ग। इस पर डेक लैंडिंग का प्रदर्शन सी किंग 42 ब्रावो कर रहा है जिसके कमान कर रहे हैं कमांडर दीपक दीवान। चलती हुई जहाज में जो रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग कर रही है यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है, उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीडॉक पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन INS करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन INS खंडेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। खंडेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। सबमरीन को इस समय INS विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the sea, under the sea, as well as from the air. It is critical to detect and identify these threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter Kamov 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side, you can see Kamov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership, INS Tabar, on completion of its AEW mission. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब INS तबर को आप देख सकते हैं जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोव 31 है जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं वरन आकाश से, जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को
शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 31 अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप INS तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to the left. The Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Abhideep Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स